अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है चैप्टर 6। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका आज इंट्रोडक्शन है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है। बेसिकली जो ब्रांच आती है हमारे पास बियोलॉजी की, उस ब्रांच को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिस्ट्री is the study of is the study of chemical processes. Study of chemical processes chemical processes that occur, जो कि होते हैं, that occur in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, आप इसको किस में स्टडी करोगे? स्टडी करोगे आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इसी तरह से एक डेफिनेशन होती है मोलिक्यूलर बायोलॉजी की। मोलिक्यूलर बायोलॉजी molecular biology it is a study of it is a study of it is a study of ये बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी है। इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। दो चीजें मेनली इसमें होंगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो पढ़ना है हम किस में पढ़ेंगे? मोलिकुलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से? जिसमें सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद आपके पास है प्रोटीन्स, फिर आपके पास है लिपिड, फिर आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स ये आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब फर्स्ट जो हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स को हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स Biomolecules, molecules produced by an organism. The molecules, फर्स्ट बात ये है molecules जो हैं, molecules produced by an organism, by an organism। जो कोई भी organism molecule produce करता है उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरी बात, या इसका दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड आगे मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, डीएनए और आरएनए। मोस्टली ये लार्ज इन साइज होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स मोस्टली लार्ज इन साइज होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। Biomolecules play a crucial role in the structure and function in living organism। इनका अहम रोल है, क्रूशल रोल है, लाजमी तौर पर एक अच्छा रोल है, क्रूशल रोल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर, एंड फंक्शन, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं उनमें बायोमोलिक्यूल्स का एक अहम किरदार है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ वन मेरे पास है कार्बोहाइड्रेट।
फर्स्ट ऑफ वन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसकी लोकेशन भी लिखनी है और इसका फंक्शन भी लिखना है। मैं फर्स्ट वाले पॉइंट में इसकी लोकेशन लिखूंगा, सेकंड फिर इसका। फर्स्ट है लोकेशन। लोकेशन जो है इसकी कहाँ पाई जाती है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपने सेल्स के पार्ट पढ़े हैं, सेल के पार्ट में ये होता है कार्बोहाइड्रेट साइटोप्लाज्म में और होता है सेल मेम्ब्रेन में। आपने पढ़ा हुआ है ना, ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में सेल मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है। और साइटोप्लाज्म में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है जहाँ ग्लाइकोलाइसिस वगैरह ने परफॉर्म होना होता है। अब इसका फंक्शन ये है, सबसे मेन फंक्शन जो है एक्ट एज एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज होता है। और दूसरा फंक्शन एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, और इसमें एनर्जी स्टोर भी होती है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से एनर्जी जो है इसमें स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो लोकेशन है सबसे पहले वो देखें। प्रोटीन्स की जो लोकेशन है ये सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने इनकी लोकेशन को बहुत अच्छे से याद करना है। गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन होती हैं, गोल्जी अपरेटस में। नेक्स्ट है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के अंदर प्रोटीन होती है। ऑलमोस्ट कह लो कि सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब के अंदर, सिवाय सेल वॉल नहीं है इसमें और साइटोस्केलेटन नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली जो है प्रोटीन मोस्टली ऑर्गेनल्स के अंदर होती है। अब प्रोटीन का फंक्शन क्या है ये देख लें। फर्स्ट इसका फंक्शन ये है, बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं, एक्ट एज एंजाइम, एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम के तौर पर काम करेंगे। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है सम हार्मोन्स, हार्मोन्स और प्रोटीन, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स और प्रोटीन। नेक्स्ट इसका फंक्शन है मेक मेम्ब्रेन्स एंड स्ट्रक्चर्स इन सेल्स, मेक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को बनाते हैं, एंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के अंदर, स्ट्रक्चर इन सेल्स। और चौथा फंक्शन इसका ये है कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक। आपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, तो ये सेलुलर ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, तो सेल की जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल करने में प्रोटीन मदद देती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिपिड्स। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स जो है लोकेशन इसकी दो जगह ही है, सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में लिपिड पाए जाते हैं। फंक्शन इसका मेनली जो है, सबसे मेन फंक्शन इसका एनर्जी स्टोरेज है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर ये काम आता है। दूसरा जो है इसका मेन फंक्शन एक्ट एज हीट इंसुलेटर, क्योंकि ये चर्बी टाइप होता है, फैट के टाइप, तो एक्ट एज हीट इंसुलेटर के तौर पर भी ये काम करता है। नेक्स्ट थर्ड इसका फंक्शन है मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेक स्ट्रक्चर। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें भी आपको लिपिड्स मिलते हैं। मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी लिपिड बनाता है।
नेक्स्ट आपके पास है डीएनए। डीएनए में दो चीजें आती हैं। डीएनए डीएनए दो चीजों पर मुश्तमिल है, आरएनए, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड दो हिस्सों में है आगे, एक को हम कहते हैं डीएनए और एक को कहते हैं आरएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब हम दोनों की अलग-अलग लोकेशन देखेंगे, डीएनए की अलग से, आरएनए की अलग से, और दोनों का फंक्शन अलग-अलग से होगा। जो हमारे पास डीएनए है ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में। दूसरा बात ये न्यूक्लाइड में, न्यूक्लाइड न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट्स में, और न्यूक्लाइड रीजन जो है वो होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लाइड रीजन में पाया जाता है। और दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है डीएनए का? डीएनए का फंक्शन है कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंक्शन इसका मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। फंक्शन इसका क्या है? कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, carries genetic information for the development के लिए, जब किसी ऑर्गेनिज्म ने डेवलप होना है, उसके ऑर्गन्स ने बनना है उस सब का, उनकी फिर फंक्शनिंग में कि वो फंक्शन किस तरह से करेंगे, उनका क्या क्या काम है, किस काम के लिए स्पेसिफाई है, वो सारी इंस्ट्रक्शन डीएनए देगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उस जानदार में कौन कौन सी खसूसियत होंगी ये भी हमें कौन बताएगा? डीएनए बताएगा। उसके बाद आपके पास आगे है आरएनए। आरएनए आरएनए कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है ये तीन चीज़ों में पाया जाता है। पहला है न्यूक्लियस, इसकी लोकेशन जो है न्यूक्लियस में। दूसरा राइबोसोम्स में। तीसरा जो है साइटोप्लाज्म में। फंक्शन इसका ये है, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरीज, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से राइबोसोम तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा वो कौन होगा? वो आरएनए होगा। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और आपको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो आरएनए डीएनए से क्या लेके जाता है? इंफॉर्मेशन लेके जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है कोडोन्स और एंटी कोडोन्स की शक्ल में होती है। अगर ये नेक्स्ट मेन टॉपिक के तौर पर भी आया, इसकी आगे हम टाइप्स भी होंगी, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो तीन तरह से ये हमारे पास बेसिकली आरएनए पाया जाता है। स्टूडेंट ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। इसमें कुछ इन्होंने ये भी बताया है कि ड्राई वेट बायोमोल्स का कितना है। बायोमोलिक्यूल्स कहता है प्रोटोप्लाज्म का 93% बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स मेक मेक्स 93% 93% ऑफ प्रोटोप्लाज्म का 93% बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। और 76% बाकी, सॉरी 93 है, बाकी कितना बचा? रिमेनिंग जो 7% है, रिमेनिंग 7% जो है वो विटामिन्स और अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। 97% बनाता है बायोमोलिक्यूल्स, बाकी जो बचता है वो अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और विटामिन्स बनाते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स आ जाते हैं। अब प्रोटीन का देख लेते हैं, प्रोटीन कितने परसेंट बनाता है? प्रोटीन जो है चारों का देखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आपके पास है न्यूक्लिक एसिड।
प्रोटीन जो है ये ड्राई मैस बनाएगा, ड्राई मैस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म का ये ड्राई मैस बनाता है 50%, ठीक है 50%। और जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है वो बनाता है 15%, और जो लिपिड है वो बनाता है 10%, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनाता है 18%। प्रोटोप्लाज्म के ड्राई वेट का 50% बनाता है प्रोटीन, 15% बनाता है कार्बोहाइड्रेट, 10% बनाता है लिपिड, और 18% बनाता है न्यूक्लिक एसिड। अब एक और मेन टर्म चल रही है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म all chemical reactions, all chemical reactions in living organisms, in living organism collectively called metabolism. All chemical reaction that occur in living organism collectively called metabolism। पर इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल टूटते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक एंड रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। लार्ज मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। और एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और एनर्जी जो है इसमें एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी इस्तेमाल होती है, जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स का। आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट 6.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।